बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला होती है। मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजनीतिक होने के साथ साथ अटल जी एक अच्छे कवि भी हैं। उनकी हर कविता राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। आइए सुनाते हैं आपको उनकी कुछ ऐसी ही कविताएं। समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। तो निजी जीवन में अगर बात करी जाए तो बेहद कुशल और अच्छे कवि भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। कृति वढेरा जी, जिस तरह से अभी हम लोगों ने सुना और जनता को भी सुनाया किस तरह से एक कुशल कवि रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या लगता है आपको कि एक ये महत्वपूर्ण वजह रही है कि शायद इतने अच्छे कवि थे, इसी वजह से वो इतने अच्छे भाषण भी दे लेते थे, इतने अच्छे कुशल वक्ता हो गए? वो एक अच्छे कवि होने से पहले, अच्छे नेता होने से पहले वो एक सबसे बड़े देशभक्त मैं कहूँगी, क्योंकि जो उनकी वाणी, जो वक्तव्य में उनके आता था भारत माँ के लिए, जितनी भी कविताएं अभी आपने दिखाई, तो मतलब भर भर कर अपने देश के लिए उसमें प्यार दिखता है। और उसके अलावा उनके नेतृत्व में जो भी सरकार चली या देश को जो उन्होंने काम करके दिया, वो अपने आप में बड़ा सराहनीय है। कोलिशन गवर्नमेंट सबसे बेहतर चलाने वाला कोई अगर नेता हिंदुस्तान की राजनीति में है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुकेश जी, जिस तरह से इतने अद्भुत कवि, जिस तरह की कविताएं उनकी थी, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि राष्ट्रभक्ति से ही उनकी जो कविताएं थी वो उत्प्रोत रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी कविताओं पे राष्ट्रभक्त होने का ज़्यादा परिचय मिलता था, राष्ट्र से जुड़ी हुई ज़्यादा उनकी कविताएं रहती थी।
बिल्कुल, देखिए वो नेता बाद में थे, एक कवि हृदय उनका जो था वो नेता से ज़्यादा प्रबल था। अभी आपने जो कविता सुनाई उसमें आप देखिए ये नेता होते हुए पाकिस्तान को ये बात नहीं कह सकते थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने कविता के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी और ये कविता के माध्यम से बता दिया कि आपकी औकात क्या है हमारे सामने। तो कविता का उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो देशभक्ति के लिए किया और साथ साथ ही दूसरे को अपनी बात समझाने या उसका विरोध करने के तौर पे भी किया। तीसरी बात, उनका नेता जो था वो नेता बनना जो है या नेता होना जो है यह दूसरा विषय रह जाता है। कवि होना उनका विशेष व्यक्तित्व था। कवि होने की विशेषता की वजह से ही वो सर्वमान्य हुए, अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की काबिलियत उनमें आई और अपनी विरोधियों तक अपनी बात को या अपने विरोध को दर्ज कराने की जो उनकी क्षमता थी वो उनके कवि होने का ही सहजता से वो अपनी बात को दर्ज करा देते थे। कभी होने का फायदा नेता वाले उसमें उनको मिला। जी, शिरोमणि शुक्ला जी, एक उनकी बड़ी चर्चित कविता थी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो एक तरह का ये व्यक्तित्व रहा है उनका, और इस तरह का व्यक्तित्व ज्यादातर राजनेताओं में देखने को मिलता नहीं है कि वो एक अच्छे कवि भी हों और साथ में एक अच्छे राजनेता भी रहे हों। एक लाइन और मुझे लगता है कि हम लोगों को जोड़ लेनी चाहिए, जब वो काल के कपाल पर लिखते हैं। जी, देखिए, एक नेता के रूप में हम याद करें या कवि के रूप में, प्रेमचंद हम लोगों के बहुत बड़े लेखक हुए हैं और उनका कहना था कि कोई भी रचनाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। अटल जी जब कहते हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर हमको अलग कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, जी, तो ये जो कविताएं हैं और कविताओं से अलग जा करके अगर आप देखें तो ये अगर हम इसको गाएं, हम तीनों लोग पांचों लोग अगर सब लोग मिल के गाएं तो शायद वो ओज नहीं आ पाएगा। हाँ, जो अटल जी खुद जब उसको गाते हैं, हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अटल जी की कविताओं को जब ये कविताएं कहते हैं, आप देखिए पाइएगा कि ये गीत हैं जी, और ये इनमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो ऐसे समय में लिखी गई जब छंदों से लोग दूर हो रहे थे, बिना छंद की कविताएं लिखने लगे थे। हालांकि आप निराला को याद करिए, उनकी एक कविता है बादल राग, झूम झूम मृद गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में बरनिजरो, ऐसे वो संस्कृत में लगेगी, समझ में नहीं आएगी, पर जब आप उसको सुनेंगे छंदों के साथ तो आपको लगेगा कि कवि क्या कह रहा है। अटल जी के साथ भी, इनकी कविताओं के साथ भी ये रहा। और लता जी ने जब इनकी कविताओं को गाया, वो तो अभी भी कहती हैं कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि अटल जी की कविताओं को गाने का मुझे मौका मिला। तो ये ऐसा पक्ष है जो अटल जी को न सिर्फ मानवीय, ज्यादा मानवीय बनाता है, न सिर्फ ज्यादा मजबूत बनाता है, न सिर्फ अपने काज के लिए खड़े होने और लड़ने का जज्बा देता है, बल्कि आप कोई भी व्यक्ति जब देश और समाज के निर्माण में निकलता है न, तो वो ऐसे ही हो सकता है। और इसीलिए अटल जी बहुत सारे काम वो कर पाए जो शायद और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता। सर्व स्वीकारता, सारे लोगों के प्रिय, कवियों में अलग, पत्रकारों में अलग। हम लोग तो, मैं तो पर्सनली इस बात को मानता हूँ कि अटल जी के निर्माण में इनके पत्रकार होने का भी अपना एक अलग महत्व है जी। शायद इसीलिए अटल जी तक पत्रकारों को अतिरिक्त सम्मान मिलता था। ये कोई मैं अपना या अपने समाज का दर्द नहीं बयां कर रहा हूँ। आज की स्थिति में आप आएंगे तो पाएंगे कि बड़ी अजीब स्थिति होती जा रही है। हम लोग खुद कर रहे हो, पता नहीं नेता लोग कर दे रहे हैं। जी जी। तो इसलिए कवि हृदय होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजनेताओं में इस तरह का कवि हृदय कम देखने को मिलता है। लेकिन उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने, जिसके बाद न सिर्फ बीजेपी के नेताओं में खुशी है बल्कि एक आम समाज में, पूरी देश की जनता के अंदर खुशी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आज अटल जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ भारत रत्न दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अटल जी को जो भारत रत्न दिया गया है, मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश के साहित्यकार हैं,
हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो राजनीति में जो मूर्धन्य माने जाते हैं, जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा देश और समस्त दुनिया में फैलाई है, देश की भाषा में पहली बार यूएनओ में उन्होंने अपना भाषण दिया, तो ऐसा लगता है कि उन सब लोगों का ये सम्मान है, उन सब का आदर है। अटल जी आज अस्वस्थ हैं और उनका जो योगदान है देश के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम तो आज उनके स्वस्थ होने के लिए प्रभु से कामना करते हैं, उनको दीर्घ जीवन मिले, इसकी कामना करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड से आते हैं आप। उत्तराखंड राज्य को सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड को अलग पहाड़ का एक अलग डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए उत्तराखंड को उन्होंने उत्तर प्रदेश से अलग करके अलग राज्य का दर्जा दिया और विशेष राज्य का दर्जा दिया। कितना सराहनीय रहा वो कदम, कितना आज देखते हैं तब के परिवेश में और आज के परिवेश में कितना अंतर है उसका। देखिए, अटल जी ने उत्तराखंड के लोगों को विश्वास दिलाया था कि भाई अगर हमको मौका देते हैं आप, तो हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और उसके पीछे जो उनकी परिकल्पना थी कि ये जो क्षेत्र है ये सीमांत है, विदेशों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, और इसलिए इस राज्य का, जहां भौगोलिक रूप से ये बिल्कुल विषम है, वहीं सामरिक दृष्टि से भी इस राज्य का एक अपना अलग महत्व है। जहां इस राज्य का विकास होगा वहीं सामरिक दृष्टि से इससे देश को सुरक्षा भी मिलेगी, ऐसी उनकी परिकल्पना थी। अब मुझे याद है, राज्य हमारा बड़े बलिदानों के बाद उत्तराखंड राज्य बना, और लोग तरह तरह की बात करते थे राज्य बनने के बाद। कोई कहता था हमने बनाया, दूसरा कहते थे हमने बनाया। स्वाभाविक रूप से अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल जी देहरादून में आए थे, और जब उन्होंने समाचार पत्रों में सब बातें पढ़ी या उनको फीडबैक मिली होगी, तो उन्होंने कहा था देखो भाई, ये राज्य न तुमने बनाया न हमने बनाया, उत्तराखंड तो विधाता ने बनाया है। किस तरह से वो किसी समस्या का समाधान कर देते, लोगों के मन में जो प्रश्न होते थे उनका समाधान कर देते थे, तो उन्होंने उसका श्रेय कहा कि इसको परमात्मा ने बनाया है। वहाँ की सुंदरता को देख के, वहाँ के जो देवतुल्य लोग हैं उनकी जो सहजता है उसको देख करके, इस तरह से अटल जी किसी भी बात को बहुत आसानी से उसका समाधान ढूंढ लेते थे। सर, एक बात पूछूंगा, आप प्रभारी रहे झारखंड के, जीत भी हासिल हुई, अब सीएम के लिए वहाँ पर किसको प्रपोज करेंगे आप लोग? देखिए, सीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी परंपरा है, और वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं, उनसे परामर्श के बाद, वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे परामर्श के बाद और विधानमंडल दल की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। और अगर अधिकार है फिर तो जो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय करता है कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अंततः घोषणा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर झारखंड में, आज जाएंगे। कल विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है 11 बजे, तो वहाँ पर इसका निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड को जिस तरीके से अटल जी ने बोला कि विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया कि उसको विधाता ने बनाया है, साथ ही साथ बात की कि झारखंड के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए थे उसमें जो सीएम पद की बात कही है वो उनकी केंद्रीय कमेटी ही तय करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ रामनुज भट्ट, रिपोर्ट 24/7 दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम मोदी समेत बीजेपी सांसदों ने भी खुशी का इजहार किया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 25 दिसंबर को काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी ने अपना देह छोड़ा था। उनकी पुण्य स्मृतियां भी हमेशा काशी का गौरवगान बनी रही है। मैं उनको भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि भारतवर्ष के इतिहास में
ख़ास तौर पर जिनको पूरे भारत में मैं खुद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ जो कि मेरी भारत का नेपाल और चाइना का बॉर्डर का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोग भी अटल जी को बहुत याद करते हैं और अटल जी का बहुत प्रवास उत्तराखंड राज्य में पहले रहता था और उनको भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर एक अच्छे नेता के रूप में जाना जाता है, एक अच्छे मार्गदर्शक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो उनको ये सौभाग्य हम सबको मिला और बड़ी खुशी की लहर है। अटल जी राजनीति के आज़ाद शत्रु हैं और अटल जी के साथ सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने काम किया, हमने उन लोगों को नज़दीक से देखा है। तो अटल जी को भारत रत्न मिलना वाकई हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हर्ष का मौका है। हम लोग बड़े उल्लासित हैं, बड़े खुश हैं आज अटल जी को भारत रत्न मिला है और निश्चित तौर पे अटल जी को मिलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रफुल्लित हुए। पूरे देश में एक रोमांच है, एक खुशी का मौका है। अटल जी को भारत रत्न पहले ही मिल जाना चाहिए था, मालवीय जी को भी पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बड़ा काम और यह जो एक तरह से पवित्र काम है वो नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री काल में होना था, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो बीजेपी सांसद हों या नेता हों या कार्यकर्ता हों, सबके अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी सरकार ने भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कृति वढेरा जी, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी ने एक मुहिम चला रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिए जाने को लेकर के। अब बीजेपी की सरकार आई और उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। लगता है कि अब आप लोगों ने अपनी मुहिम अब आपकी साकार हो गई। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे याद आता है 2008 की बात है कि आडवाणी जी के द्वारा मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व रहे, बार बार निरंतर प्रयास किए जाते थे कि अटल जी को आप भारत रत्न से नवाजें, बट उन्होंने उस चीज़ को कभी स्वीकारा ही नहीं। तो अब जब केंद्र में हमारी सरकार आई और मोदी जी ने जब अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के सामने रखा और उन्होंने उसको मान्यता देते हुए यह बात मानी है और हम सबके लिए बड़ा एक गौरवपूर्ण विषय है, गौरवान्वित होने वाला प्रत्येक देशवासी के लिए है। तो उनके जन्मदिन पर ये उनको उपहार स्वरूप जो दिया गया देश के द्वारा, देश की सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, तो एक बेहद अच्छा काम किया गया। मुकेश जी, लगता है क्या देरी हुई, वाकई में देर करी गई उनको भारत रत्न दिए जाने पर? देखिए, नियति जो है वो कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से कुछ अच्छे काम करा रही है, जैसे गंगा सफाई देख लीजिए या पूरे देश की मैं सफाई का आप उनका एक प्रोग्राम देख लीजिए। तो ये तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, भारत रत्न वाजपेयी जी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन नियति को ये मंजूर था कि ये काम भी मोदी जी के द्वारा ही हो। टीस है आप लोगों के अंदर, क्या मन में कोई टीस है कि इतना समय लग गया उनको मिलने में? ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नहीं है जी, ये आम पब्लिक में भी है। हाँ। कि जब इंदिरा गांधी जी को जीते जी अपने प्रधानमंत्री के काल में ही, जब नेहरू जी को अपने प्रधानमंत्री के काल में ही है सौभाग्य मिल गया या ये भारत रत्न का पुरस्कार मिल गया, तो वाजपेयी जी जैसी शख्सियत को तो काफी पहले ही मिल जाना चाहिए था जी। और आप जब बीजेपी के एनडीए की गवर्नमेंट थी तभी एक प्रपोजल आया था, लेकिन वाजपेयी जी ने उसको नकार दिया था। तो ये तो मेरा ये मानना है कि नियति मोदी जी से ही अच्छे काम कराना चाहती है। यूपीए के टाइम में भी नहीं हुआ या उससे पहले भी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के आते ही मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम करा। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नहीं, पूरे देश में और देश से बाहर भी। शिरोमणि शुक्ला जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं यूपीए की सरकार, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि यूपीए की सरकार के हाथ से मौका चला गया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करते, तो आपको लगता है कि वाकई में देर हुई है और अब अगर दिया जा रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त दिया जा रहा है, भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए? मैं ये कहता हूँ कि ये सम्मान जो है वो दिया गया पूरे देश में, देश के लोगों में, सब में खुशी है। और मुझे लगता है कि अभी इस समय आज के दिन हम लोगों को इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि यूपीए सरकार ने क्या किया, किसने डिमांड की, नहीं की, इसलिए कि आज की तारीख में भी अगर हम लोग ध्यान दें तो करीब दसियों नाम ऐसे आ रहे हैं, कल से आज तक में आए हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, इनको क्यों नहीं मिला, इनको पहले मिल जाना चाहिए, इनको बाद में। मुझे लगता है कि अटल जी को और महामना को सम्मान मिला
देर से मिला, पहले मिला, बाद में मिला। ये सम्मान के हकदार लोग हैं हमारे, और ये हमारे वैसे ही ऐसे रत्न हैं हमारे समाज के, हमारे देश के। न भी मिलता तब भी अटल जी और महामना जी बहुत बड़े रत्न रहे। पर मैं ये केवल इतना कह रहा हूँ कि आज के दिन हम लोगों के लिए खुशी की बात है, और इस खुशी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें, इन नेताओं का सम्मान करके, इन नेताओं के आदर्शों को, विचारों को, इनके रास्तों को अपना सकें, तो हो सकता है कि देश और समाज का ज़्यादा। सरकारें तो देखिए आती हैं जाती हैं, लोग अपने लोगों को, दूसरे लोगों को क्या करते हैं। आज का दिन मुझे लगता है इस डिबेट का नहीं होना चाहिए। कृति वढेरा जी, सबसे गुड गवर्नेंस डे के तौर पर बीजेपी मना रही है, उनको भारत रत्न भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब अगर बीजेपी के ऊपर है तो वो होगी अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाना। पीएम मोदी पर अगर कोई जिम्मेदारी होगी तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने पिछले 6 महीने के कार्यकाल में उस आदर्श को बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, और आने वाले 5 सालों में भी वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे, देश के हित में करेंगे। जी मुकेश जी, सबसे बड़ी चुनौती होगी पीएम मोदी के लिए उनके एक व्यक्तित्व को अगर आगे बढ़ाते हैं, उनके विरासत को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होगी पीएम मोदी की। देखिए, अगर आप एनडीए 1 का अगर आप शासन देखें और आज का शासन देखें, तो आप पाएंगे कि मोदी जी उसको आगे ही बढ़ा रहे हैं, उनकी विरासत को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। और जो चीजें वाजपेयी जी के टाइम पे अधूरी रह गई थी, या जो चीजें वाजपेयी जी अपने प्रधानमंत्री के काल में नहीं पूरी कर पाए थे, अब उन कार्यों को दोबारा से मोदी जी आगे बढ़ाते हुए और जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, उनका एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नदियों को जोड़ना है। जो कहीं बाढ़ आती है या कहीं सूखा पड़ता है, तो इस किस्म की जो भारत में समस्या है, तो ये मोदी जी इसको अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के और इसमें काफी आगे तक जा चुके हैं, और जल्दी ही इसको पूरे भारत में लागू करेंगे। इसी तरह से और भी जितनी चीजें हैं वो आप देखेंगे कि एनडीए 1 से अब जो है उसको एक्सटेंशन मिल रहा है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिरोमणि शुक्ला जी, उनको याद किया जा रहा, भारत रत्न भी दे दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जैसा मैंने कृति वढेरा जी से भी सवाल किया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर बीजेपी के ऊपर कोई है तो वो यही है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। जो राजधर्म का एक सूत्र उन्होंने दिया था, उसी विरासत को कहीं ना कहीं पीएम मोदी और बीजेपी आगे बढ़ाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। देखिए, राजधर्म के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि ये अटल जी ने कहा था, और उसका कितना निर्वाह उनकी बात की सरकारों ने किया है, और हमारी सरकार भी, ये तो सरकार और प्रधानमंत्री का अपना मामला। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता और लोगों में बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री हमारे कह भी रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जनता को, लोगों को ऐसा मिल सकेगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात वही है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, आज उनको याद किया जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी सच्चा तोहफा अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ दे सकती है तो वही है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाए, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को, जो विचारधारा राजधर्म की थी, अगर उसको बीजेपी और पीएम मोदी आगे बढ़ाते हैं तो शायद यही सबसे बड़ा तोहफा आज बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.reporter24x7.com पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। माँ बहनों का अपमान सहेंगे कब तक, भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक, आखिर सहने की भी सीमा होती है।